Hello viewers, welcome to my channel. Today we'll discuss about ectopic pregnancy. मैंने ये टॉपिक इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि लोगों को ectopic pregnancy के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि इसका क्या रीज़न है, क्यों होती है, इसका क्या ट्रीटमेंट है या इसके लिए सर्जरी बहुत ज़रूरी है, क्या इसके रेकरेंस के चांसेस हैं, इन सभी के बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। एक्टोपिक प्रेगनेंसी मीनिंग एक्टोपिक कि यूट्रस से बाहर किसी और जगह पे इम्प्लांट होना। तो मोस्ट कॉमनली 95% केसेस में ट्यूबल प्रेगनेंसी होती है। रेस्ट 5% है या तो वो सर्विक्स पर, बच्चेदानी के मुंह पर, या कोई पहले का सर्जिकल स्कार हो उसमें हो सकती है, या एब्डोमेन में हो सकती है जो कि मोस्टली सेकेंडरी होती है, या फिर ओवरी में हो सकती है। तो प्रेगनेंसी ट्यूब में क्यों होती है? क्योंकि फर्टिलाइजेशन ट्यूब में ही होता है। जब प्रेगनेंसी होती है तब एक एग ओवरी से रिलीज होता है और स्पर्म यूट्रस से होकर के फैलोपियन ट्यूब में जाता है और इसी फैलोपियन ट्यूब के अंदर एग एंड स्पर्म मिलते हैं, फर्टिलाइज होते हैं और वहाँ 4 to 5 डेज तक ट्यूब में रहते हैं। उसके बाद 5th या 6th डे वो यूट्रस में जा कर के और इम्प्लांट हो जाते हैं। अगर ये यूट्रस में ना जाए और ट्यूब में ही इम्प्लांट हो जाए तो उसे ट्यूबल प्रेगनेंसी कहते हैं, क्योंकि यूट्रस में काफ़ी ज़्यादा स्पेस होती है और वो प्रेगनेंसी के साथ साथ जैसे एडवांस होता है, बेबी ग्रो करता है, यूट्रस साथ साथ में बढ़ते रहता है, स्ट्रेच होते रहता है और 9 महीने तक बेबी को कैरी कर सकता है। बट फैलोपियन ट्यूब में ऐसा नहीं होता है। फैलोपियन ट्यूब बहुत छोटी होती है और उसमें स्पेस कम होती है, इसलिए जैसे ही बेबी थोड़ा ग्रो करता है 1.5 से 2 महीने तक का, तो या तो वो रप्चर हो जाती है और उसमें से पूरा फर्टिलाइज्ड एग निकल के पेरिटोनियम में आ जाता है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, और या फिर वो जो फिम्ब्रियल एंड होता है वहाँ से वो अबॉर्ट हो जाता है, जिसे ट्यूबल अबॉर्शन कहते हैं। हाउ व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर एक्टोपिक प्रेगनेंसी? किन लोगों में एक्टोपिक प्रेगनेंसी ज़्यादा पाई जाती है? जैसे कि हम जानते हैं कि जो फैलोपियन ट्यूब होती है उसके सबसे अंदर की जो लेयर होती है उसमें सीलियरी मूवमेंट्स होते हैं और जो कि फर्टिलाइज्ड ओवा को हेल्प करते हैं यूट्रस में भेजने के लिए। जो फैलोपियन ट्यूब की जो मसल्स होती हैं वो भी हेल्प करती हैं उसके मूवमेंट में। इन सभी की वजह से जो फर्टिलाइज्ड ओवा होता है वो यूट्रस में शिफ्ट हो जाता है और इम्प्लांट होता है। बट कुछ कंडीशंस में ऐसा नहीं होता है क्योंकि फैलोपियन ट्यूब में जो मूवमेंट्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, तो जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वो वहीं पर इम्प्लांट हो जाता है। ऐसा PID जिसे पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस बोलते हैं, या साल्पिंजाइटिस या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, इन सभी की वजह से जो ट्यूब के मूवमेंट्स होते हैं वो कम हो जाते हैं और एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो स्टरलाइजेशन के केसेस होते हैं जिनमें फेल हो जाता है स्टरलाइजेशन, उसमें भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी ज़्यादा होती है। या फिर ट्यूबल रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी होती है जिनमें, उनमें भी इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। या फिर पहले किसी को एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई हो तो रेकरेंस के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। नाउ हाउ कैन वी डायग्नोज एक्टोपिक प्रेगनेंसी? जैसे ही पीरियड मिस होता है तो आप अपने डॉक्टर के पास जाएं और अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करवाएं। प्रेगनेंसी टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है तो डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन प्रेस्क्राइब करेंगे, कुछ ब्लड टेस्ट इन्वेस्टिगेशंस करवाएंगे, ब्लड प्रेशर चेक होगा, वेट चेक होगा और डॉक्टर आपको अल्ट्रासाउंड भी एडवाइस करेंगे, जिसे डेटिंग स्कैन या वायबिलिटी स्कैन कहते हैं। इसमें बेबी की हार्ट बीट देखी जाती है और बेबी की पोजीशन देखी जाती है, वेदर वो यूट्रस में है या यूट्रस से बाहर है। इसलिए जब जैसे ही पीरियड मिस होता है आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। मगर आजकल भी ऐसा लोगों की मेंटालिटी है कि 3-3, 4-4 महीने तक डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। उनका ऐसा सोचना होता है कि अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी डॉक्टर के पास जाके क्या करना है। लेकिन जब वो लेट जाते हैं, या तो अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो वो रप्चर हो जाएगा, पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगी। इसीलिए जैसे ही पीरियड मिस हो अपने डॉक्टर के पास जाएं और पूरा चेकअप करवाएं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सिम्टम्स ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी।
एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या क्या लक्षण होते हैं जो पेशेंट में देखने को मिलते हैं। सबसे कॉमन है पेन एब्डोमेन, बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होगा पेशेंट को, थोड़ी ब्लीडिंग हो सकती है और पेशेंट बेहोश हो सकती है, फेंट हो सकती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी जब होती है तो फेलोपियन ट्यूब और यूट्रस दोनों में ही कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। फेलोपियन ट्यूब के अंदर जब फर्टिलाइज्ड ओवा इम्प्लांट होता है तो उसकी जो मसल्स हैं और जो सेरोसा है वो स्ट्रेच होती है और साइड बाय साइड यूट्रस में भी चेंजेस होते हैं, उसकी वास्कुलरिटी बढ़ती है और जो HCG प्रोडक्शन होता है बीटा HCG वो कम होता है और प्रोजेस्टेरोन डेफिशिएंसी भी रहती है। तो जो यूट्रस के अंदर की लेयर होती है डेसिडुआ वो स्लफ ऑफ होती है और पेशेंट को ब्लीडिंग होती है। और जो ट्यूब में जो इम्प्लांटेड ओवा है वो या तो ट्यूबल रप्चर हो जाएगा और या फिर फिम्ब्रियल एंड से वो अबॉर्ट हो जाएगा। जब ट्यूब रप्चर होती है तो पेरिटोनियम के अंदर ब्लीडिंग होगी बहुत ज़्यादा और पेशेंट को इस कंडीशन में शॉक में जा सकती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, इसलिए जैसे ही आपका पीरियड मिस होता है आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, प्रेगनेंसी टेस्ट करवाएं और एक अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाएं 6 हफ्ते पर, जिससे यह पता चलेगा कि बच्चा प्रॉपर प्लेस पर है या नहीं और उसमें हार्ट बीट है या नहीं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और लेट जाते हैं तो अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगी तो वो रप्चर हो सकती है, पेशेंट की जान को भी बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, तो इससे आप बच सकते हैं टाइमली मैनेजमेंट करके। अगर अल्ट्रासाउंड में एक्टोपिक प्रेगनेंसी डायग्नोज होता है तो डॉक्टर आपको सीरम बीटा HCG करवाने की सलाह देते हैं और अगर उससे हमें ये पता चलता है कि मेडिकल मैनेजमेंट करना है या सर्जिकली मैनेजमेंट करना है। बहुत बार ये देखा गया है कि पेशेंट्स टेस्ट नहीं करवाते हैं या उनको सर्जरी का बोला जाता है तो वो सर्जरी के लिए मना कर देते हैं कि हमें ऑपरेशन नहीं करवाना है, क्योंकि उन्हें ये डर लगता है कि ये ट्यूब निकाल दी जाएगी। लेकिन मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अगर उस ट्यूब को आप नहीं निकलवाते हैं तो उसी ट्यूब में वापस से एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस रहते हैं और अगर वो रप्चर हो जाती है, फट जाती है, तो वो एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन रहती है जिसमें पेशेंट की जान भी जा सकती है। और यदि डॉक्टर ये डिसाइड करते हैं कि इसे मेडिकली मैनेजमेंट कर सकते हैं तो उसके कुछ क्राइटेरिया रहते हैं जिसमें मेथोट्रेक्सेट इंजेक्शन लगाया जाता है, लेकिन उसके लिए आपको रेगुलरली हॉस्पिटल आना पड़ेगा, बीटा HCG लेवल्स मॉनिटर करने पड़ेंगे। नाउ व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी? किन किन पेशेंट्स में हम मेडिकली मैनेज कर सकते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी को? सबसे पहले जो पेशेंट है वो हीमोडायनेमिकली स्टेबल होना चाहिए, उसके BP है, पल्स है, नॉर्मल होना चाहिए, हीमोग्लोबिन नॉर्मल होना चाहिए और जो सीरम बीटा HCG लेवल है वो 5000 से कम होना चाहिए। पेशेंट इस बात के लिए एग्री होना चाहिए कि वो रेगुलरली हॉस्पिटल आ सके और जो जेस्टेशनल सैक है वो 3.5 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए, फीटल कार्डियक एक्टिविटी एब्सेंट होना चाहिए। इन सभी क्राइटेरिया के अंदर अगर पेशेंट आता है तो हम उसे मेडिकली मैनेज कर सकते हैं और जो इंजेक्शन मेथोट्रेक्सेट है उसे सेंसिटिविटी नहीं होना चाहिए। जो मेथोट्रेक्सेट इंजेक्शन है वो एक एंटी कैंसर ड्रग है, फॉलिक एसिड एंटागोनिस्ट है जो कि सेल ग्रोथ को रोक देता है और जो एग्जिस्टिंग सेल्स हैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है, डिसॉल्व कर देता है। इसकी सिंगल डोज दी जाती है इंट्रामस्कुलरली, लेकिन इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं जैसे मुंह में अल्सर होना या पेट में दर्द होना। कुछ पेशेंट्स में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है जिनमें लिवर या किडनी के कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, उनमें ये नहीं दिया जाता है। Now, can we prevent ectopic pregnancy? Well, it's not always possible to prevent it, but हम इसके रिस्क को कम कर सकते हैं by proper management of sexually transmitted diseases, avoiding smoking, maintaining a healthy lifestyle, consult your doctor as and when required.
एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक जानलेवा कंडीशन है. The only key is timely diagnosis and proper management. Hope it was informative and you liked it. So please like, share, and don't forget to subscribe it if not done earlier. Thank you so much. Stay healthy and stay fit.